देखिए ऐसा है कि अभी हम लोग राजनीति की बात कर रहे हैं तो फिर अब ज्योतिष की बात कर रहे हैं। पत्रकारों के साथ विडंबना कहें, कभी कभी मजबूरी भी कह सकते हैं कि आपको हर विधा का ज्ञान होना चाहिए। ज्योतिष में तो ये लोग पारंगत है, एकदम पांडित्य हासिल है इन लोगों को। मैं ज्योतिष के बारे में बहुत तो नहीं जानता, लेकिन हाँ रोज दो चार तो उससे जरूर होता हूँ। चैनल के नाते होता हूँ, भाग्य के नाते होता हूँ कि भाई अपना भाग्य कैसा रहेगा, तो इसके बारे में थोड़ा इंटरेस्ट रहता है कि थोड़ा बहुत पढ़ लूँ। सपना जी हमारे स्टूडियो आती रहती हैं अक्सर, तो हम देखते रहते हैं कि भाई ये टैरो कार्ड निकालती रहती हैं, जैसे कि मतलब हो सकता है किसी दिन अपना भी भाग्य बदल जाए, है ना। तो हमारे साथ बहुत विद्वान लोग बैठे हुए हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है पंडित पवन पंत जी। पवन जी, आवाज आ रही है? पवन जी हमारे साथ हैं। उसके अलावा पंडित प्रदीप जोशी जी हैं। प्रदीप जोशी नहीं है। प्रदीप जोशी जी नहीं हैं हमारे साथ, माफ कीजिएगा। प्रतीक मिश्र पुरी हैं और सपना श्री जी हैं। तो पहले पवन जी हम आप ही से शुरुआत करते हैं। ज्योतिष आजकल मैं देखता हूं कि हर कोई चुनाव लड़ने जा रहा है तो ज्योतिष के पास जा रहा है, शादी करने जा रहा है तो ज्योतिष के पास जा रहा है, शादी टूटने के कगार पे पहुंच गई तो ज्योतिष के पास जा रहा है ना, नई नौकरी ढूंढ रहा है तो ज्योतिष के पास जा रहा है। आपके पास भी तरह तरह के लोग आते होंगे, और मैं समझता हूं कि रोज वो पूछते होंगे कि हमारी जिंदगी कब बदलने वाली है कि नहीं। तो एक तो मैं पहले आपसे ये समझना चाहता हूं कि ज्योतिष कई तरीके की होती है, तो आप किस ज्योतिष में पारंगत हैं और क्या बताने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, किस तरह की ज्योतिष आप करते हैं। जैसे मैंने बताया सपना जी के बारे में, कोई भृगु संगीता करता है, कोई क्या बोलता है लाल किताब करता है, जैसे सपना जी टैरो करती हैं। तो आप किस विधा के ज्योतिष करते हैं जी? धन्यवाद अरविंद जी। जी सर्वप्रथम पहले मैं एक श्लोक से शुरू करना चाहूंगा जी। गंगे गंगे ते यो ब्रूयात योजना नाम सतेरपि विमुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। आपके माध्यम से जो ये अधिवेशन हरिद्वार में हो रहा है जी, इसके माध्यम से आपके हजारों दर्शक देश विदेश में इसको देख रहे होंगे जी, लाखों लोग देख रहे हैं। तो ये जो दर्शक देख रहे होंगे, इस श्लोक का अर्थ है गंगे गंगे ते यो ब्रूयात। गंगा गंगा बोलने मात्र से हजारों योजन दूर से भी अगर इसको कोई बोल दे तो उसकी मुक्ति हो जाती है, वो विष्णु लोक को जाता है, उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं जी। तो आप अप्रत्यक्ष रूप से एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हरिद्वार में आपने ये अधिवेशन किया तो अप्रत्यक्ष अनायास रूप से भी यहाँ गंगा गंगा का जी नाम कोई ना कोई ले रहा होगा, और यहीं से उनके पापों की मुक्ति हो रही होगी। क्या बात है। अब आपने ये कहा कि ये ज्योतिषी सर्व प्रमुख हैं जी, मैं ये मानता हूँ, मैं तो जीवन भर ज्योतिष का छात्र बना रहना चाहता हूँ। क्या बात है। जीवन में जो छात्र बन के जीता है वो उन्नति की ओर जाता है। नहीं सीखता है वो रोज। आदरणीय प्रतीक मिश्रपुरी जी, उनका अपना बहुत बड़ा नाम देश विदेश में है जी। आदरणीय सपना श्री जी, उनका अपना बहुत बड़ा नाम है। तो यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है, यहाँ सब समान है और सब ज्योतिष की सेवा मैंने तो कहा कि सब प्रकांड विद्वान और पांडित्य लोग बैठे हैं मेरे जी, साथ। जी जी। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि देखिए ज्योतिष एक ऐसा विषय है, ज्योतिष में हम जब बात कर रहे हैं तो ज्योतिष तो मूल रूप से सनातन पद्धति का एक पार्ट रहा, लेकिन जो बदलता स्वरूप है ज्योतिष का जी, उस पर चिंतन होना चाहिए। हम रोज राशियों पे चर्चा कर रहे हैं, हम लोगों के ग्रह नक्षत्रों पे चर्चा कर रहे हैं। जब हम ऐसे मंचों पर बैठते हैं तो हमें यहाँ चर्चा करनी चाहिए कि ये बदलता स्वरूप क्या हो रहा है। एकदम एकदम बहुत अच्छी बात की। हम इजराइल और हमास पे भी चर्चा कर रहे हैं जी, और हम किसी भी मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं, किसी भी विषय पे हम ज्योतिष, आप देखते हैं 5-6 ज्योतिषाचार्य बैठे हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए लेकिन जो डिबेट्स हो रही हैं इस देश में, उस डिबेट्स में सनातन पद्धति जो ऋषि पद्धति है, हम उसको किस प्रकार से आगे करें जी, कैसे हमें उसका संवर्धन करना है जी, इसकी चर्चा होनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, मुझे एक सज्जन व्यक्ति आए जिन्होंने मुझे पिरामिड्स के ऊपर चर्चा करनी शुरू करी एक दिन। मैं बहुत उनको सुनता रहा, तो उन्होंने मुझे गाजा मिस्र के पिरामिड्स की कहा कि आप इस तरीके के पिरामिड्स यहाँ यूज होते हैं। उसके बाद वहाँ से उन्होंने कहा आप प्लास्टिक के ये सब चीज़ करिए। तो मैं उनको सुनता रहा, क्योंकि मेरी हमेशा कुछ जानने की इच्छा रही है। हमारे यहाँ जो पिरामिड शब्द आया जी, वो मिस्र का नहीं है,
हमारे यहाँ जो पिरामिड्स हैं वो हमारी सनातन सभ्यता का पार्ट है। हम डेली उसको करते हैं, डेली। आप अगर कोई भी यहाँ सनातनी व्यक्ति बैठे हैं, अगर इनिशियल पूजा स्टार्ट होगी तो जब कलश स्थापन होता है, आपको फील होगा, तो अभी आपको रिकॉल भी होगी ये सब चीजें। जब कलश स्थापन होता है तो उस कलश स्थापन के समय में हम एक मंत्र बोलते हैं। वो मंत्र बोलते हैं त्रिकोणम, षटकोणम, चतुष्कोणम, वृत्ताकारम, तदुपरि बिंदुम, बिंदुपरि आसनम, आसनोपरि पात्रम और पात्रोपरि जलम। ये त्रिकोण शब्द हमारी मूल सभ्यता में जब हम कलश स्थापन करते हैं शुद्धिकरण के लिए, उसी के बाद हम अपवित्रो पवित्रो व सर्वावस्थांग गतोपि वा कहते हैं। इसका मतलब त्रिकोण शब्द हमारी सनातन पद्धति ने दिया, और उस पद्धति को मिस्र समझा रहा है हमें कि, और हम ये मान के बैठे हैं कि मिस्र के द्वारा ये पिरामिड्स है और ये हमें ऊर्जा देता है। फेंग शुई ने एक वर्ड यूज किया, वो वर्ड यूज किया फामा। हमारे यहाँ पृथ्वी को प्रणाम करने का मंत्र है, पृथ्वी त्वया धृता लोका त्वम देवी विष्णु नाम धृता। हम अनादि काल से पृथ्वी को माँ मानते हुए आए, आकाश को पिता माना। फेंग शुई ने उसको इंग्लिश वर्ड दिया, इंग्लिश में बोलते हैं फा माने फादर और माँ माने मदर। हम फेंग शुई का फामा यूज कर रहे हैं। तो इस देश का दुर्भाग्य, मतलब मैं दुर्भाग्य नहीं मानता हूं, मैं ये मानता हूं कि हमारा सनातन पद्धति जो है उसमें जो डेप्थ थी उसका अध्ययन चला गया है, और विद्वान ज्योतिषी अब उसमें सामने आ नहीं पा रहे। तो मेरा मानना है हमें एक ऐसा मंच, बदलाव की जरूरत है। हमें एक ऐसा मंच चाहिए जहां पर हमारे बीच के कंट्राडिक्शन है, जिसका लाभ जो है इस देश से बाहर के लोग उठा रहे हैं। बढ़िया, प्रतीक मिश्र जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। हम लोग आजकल अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग मुद्दों पे हम बैठे रहते हैं, डिबेट करते रहते हैं, उसको एस्ट्रोलॉजी से जोड़ देते हैं। एस्ट्रोलॉजी मुझे जो समझ में आता है कि मुझे लगता है कि नहीं भाई, एस्ट्रोलॉजी साइंस है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में हवा, पानी, रोशनी जिस तरीके से प्रभावित करता है उसी हिसाब से जो है आपके ग्रह भी परिवर्तित होते रहते हैं। इन्होंने जो मुद्दा उठाया है कि हम जिस तरफ जा रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, जैसे इन्होंने पिरामिड का उदाहरण दिया हमें, उन्होंने कहा कि भाई जब हम पूजा करने जाते हैं, कथा करवाते हैं, तो जब कलश का स्थापना करते हैं तो हम वो सारी बातें कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक प्राचीन पद्धति में है। आपसे मैं ये समझना चाहता हूँ कि हम ज्योतिष को जिस तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में भारत का ज्योतिष कितना अहम है, कितना इंपॉर्टेंट है, ये हमने देखा है, बचपन से देखा है, सुना है और आज भी सुन रहे हैं। क्या बदलाव होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आप सब लोगों को धन्यवाद जी। आप लोगों ने इतना बढ़िया कार्यक्रम किया, और ज्योतिष को इस तरीके से आप लोगों ने जो है अपने मंच पे पेश कर रहे हैं जी। कि ना कोई सम्मेलन है इस प्रकार का कि ज्योतिष से हम लोग क्या सेवा कर सकते हैं देश जी। और कैसे लोगों की सेवा कर सकते हैं। देखिए, ज्योतिष का है, कई प्रकार के ज्योतिष हमारे हमारे को देखने को मिलते हैं। कोई पाम रीडिंग करता है, हस्तरेखा देखता है, कोई जन्म पत्री से देखता है जी। कोई व्यक्ति जो है विदेश में बड़ी पॉपुलर है कि आप चाय पिए और चाय का गिर जाए, आपकी कॉफी गिर जाए, उसका क्या डिजाइन बन जाएगा, उसमें मन में आपके क्या प्रतिक्रिया चल रही है। ये भी है जी। मैडम टैरो कार्ड करती हैं जी। इसके साथ साथ जो है पहले एक रमल चलता था, एक प्रश्न लगन चलता था, लेकिन सबकी बात मेन में जो है वो है गणित। जी जी जी, बहुत बढ़िया। यदि आपकी जन्मपत्री सही नहीं बनी हुई है तो यू कांट प्रिडिक्ट एनीथिंग, आप कुछ भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं। अच्छा। आपकी जन्मपत्री जो है, आज का जो साइंस हम लोग कर रहे हैं कि आपने कंप्यूटर खोला, डेट ऑफ बर्थ टाइम डाला, बर्थ प्लेस डाला, कुंडली सामने आ गई। जी जी। लेकिन एक बात बताएं मेरे को आप कि जब ये माफ कीजिएगा, जिस टाइम ज्योतिष के ग्रंथ लिखे गए थे उस वक्त कंप्यूटर नहीं थे, उस टाइम वैदिक गणित था, और वैदिक गणित के हिसाब से यदि जन्म कुंडली बनाई जाए, उसका फलित किया जाए, वो फलित की किताबें सारी उस गणित पर आधारित है, ना कि वर्तमान के कंप्यूटर पर आधारित है। यदि आपकी जन्मपत्री आपके हाथ से बनी हुई है तो आप उसका फलितभूत भी आपका सही करेंगे। यदि उसका नहीं हुआ है, आपको गणित का ज्ञान आज की कुकरू मुत्तों की तरह आप जोशी देखेंगे सड़क के ऊपर। आप जी हाँ, देख रहा हूँ। जैसे आप हर तीसरे घर में जोशी देखेंगे। जी जी। आप उनसे पूछे कि आप नवमांश के बारे में क्या जानते हैं, आप ग्रह स्पर्श कर सकते हैं, आप अपने हाथ से जन्मपत्री बना सकते हैं? नहीं बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। जब आपको गणित की ही आपको नॉलेज नहीं होगी, हाउ कैन यू डू प्रेडिक्शंस? यू कैन नॉट डू प्रेडिक्शंस। बहुत बढ़िया। लेकिन ये आपने तो बहुत अच्छी बात कही कि ऐसे लोगों को भी पहचानने की जरूरत है जो सिर्फ जो है दुकान चला रहे हैं। ये बहुत जरूरी है।
देखिए क्या है कि ये टिप्पणी इसलिए करनी पड़ी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज्ञानी तो नहीं है लेकिन अपने आप को बताते हैं कि वो बहुत ज्ञानी है। लेकिन सर एक मेरे मन में और भी सवाल है, जैसे मान लीजिए पुराने समय में जो लोग गांव में पैदा होते थे, बहुत समय में टाइम एक्यूरेट ये सब चीज़ें नहीं लिखी जाती थी, हो सकता है बहुत सारे लोगों की जन्म पत्री भी ना बनती हो। मुझे ये बताइए उनके पास इस तरह की चीज़ों के लिए क्या सोल्यूशन वो है? भी है। देखिए आप अगर आप ये बता सकते हैं कि आपके जन्म कुंडली में प्रथम भाव में सूर्य बैठा है तो आपका शरीर की स्ट्रक्चर इस प्रकार की होगी, तो आप स्ट्रक्चर को देख के बता सकते हैं कि आपका लग्न ये होगा। उसका भी उपाय है? उपाय नहीं है, वो सही है। अब आप अपनी जन्मपत्री की जरूरत नहीं है, आपके सकल सूरत देख के हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपका समय, यदि आप इस तारीख में पैदा हुए हैं तो आपका लग्न ये लगभग होना चाहिए। पंजी बैठे हैं, इससे पूछिए आप, बहुत बढ़िया बता सकते हैं आपके लिए कोई व्यक्ति बैठे हैं। दूसरी बात यह है कि आज आप जो है एक समस्या बड़ी है कि पहले जो है बड़ा आसान होता था ये डिसाइड करना कि राजा कौन बनेगा। अच्छा, बड़ा आसान होता था कि राजा के 4 बेटे हैं, उनकी जन्मपत्री देखी, चारों में सबसे जन्मपत्री बढ़िया हुई, उसकी योग बना हुआ है। वो आज तक तो वर्तमान जो समय चल रहा है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हजारों जो है वो एमपी एमएलए बनते हैं। उन एमपी की सबकी जन्मपत्री देखी जाए तब बताया जाए कि ये राजा, ये प्रधानमंत्री ये बनेगा या मुख्यमंत्री ये बनेगा। तो आप ये चाहते हैं कि ऐसा हो जाए? अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। चैंपियन साहब देखिए, बताइए अपनी जन्मपत्री दिखाइए, क्या मामला चल रहा है? बहुत ही गंभीर है ये। देखिए प्रणव जी की बात जहां तक है, वो तो राजा घर में पैदा हुए, नहीं, राजा परिवार में पैदा हुए, और हरिद्वार के अंदर सबसे पुरानी रियासत इनकी रियासत है। और हमारे पंडा राजा समाज, तो ये है ही है। हमारे पंडा समाज के अंदर भी जो लीग मर्यादा बनती थी उनके परिवार से ही बनती थी। बहुत बढ़िया। तो ये बड़े अच्छे परिवार से हैं ये तो, कि इनको पता है कि राजा हुई। नहीं, हम लोग नेताओं की बात कर रहे थे ना। नेताओं की बात, ये तो राजा है। खैर देखिए बात यह है कि राजाओं की बात, जो यहाँ की मुख्यमंत्री की बात है, हाँ, उसमें कुछ चेहरे जैसे बहुणा जी आए भी उससे पहले, बैठे हैं वैसा बैठे हैं, हाँ, और मदन जी हैं, हाँ, हरिद्वार की जितने भी यहाँ पर हैं, यदि जन्मपत्री देखी जाए, सबकी कुंडली देखी जाए तो उन सबके अंदर कुंडली बलवान है। वो मदन कौशिक की जन्मपत्री बलवान है, बलवान है, बलवान कुंडली है। चलिए, वर्तमान में भले ही जो है मदन कौशिक जी आने वाले हैं, मैं उनको बताता हूँ कि भाई आपकी कुंडली बलवान है। कहाँ इधर उधर हो रहा है मामला, है ना? हमारे देखिए आदेश जी का जो, मैंने जन्मपत्री नहीं देखी इनकी और ना उन्होंने मेरे को कभी इस प्रकार की कोई बात हुई, लेकिन आदेश जी के बारे में विशेष मैं ये अलग हटके बताता हूँ कि मैंने रात अब सबके राज अगर खोल देंगे तो फिर मामला सब इधर उधर हो जाएगा। सब जाने दीजिए, इनकी छोड़ दीजिए। विशेष बात यह है कि आप इनको टेलीफोन कीजिए, यदि बिजी होंगे तो वापस टेलीफोन का आपको। चलिए भाई, अच्छे लोगों की जरूरत है। बहुत बढ़िया। नेता के अंदर ये गुण इतना जरूरी होता है। आप उनको टेलीफोन कीजिए, यदि आपको उस टाइम जवाब नहीं दे पाए तो वापस टेलीफोन करेंगे आपको कि बताइए भैया क्या बात थी। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात, बहुत बढ़िया। सपना जी देखिए भाई, आपने अपनी बात कही, आपने अपनी बात कही। मुझे ये बताइए कि टैरो कार्ड जो है, मैं समझता हूँ कि आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए आदमी परेशान रहता है, तुरंत भाग के टैरो कार्ड रीडर के पास जाता है, कहते हैं जल्दी से मेरा कार्ड देखिए, क्या होने वाली है, गर्लफ्रेंड मिलेगी नहीं मिलेगी, शादी होगी नहीं होगी, मेरे एग्जाम्स बहुत अच्छे होंगे नहीं होंगे। ये इस विधा के बारे में बताइए। और मुझे ये बताइए कि आप कैसे इसमें आई, मतलब आपके परिवार में क्या लोग इसमें हैं? देखिए सबसे पहले तो सर मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी कि सिर्फ मैं टैरो रीडर नहीं हूँ, आप ही के चैनल पर ज्योतिषी हूँ। पिछले 15 सालों से एस्ट्रोलॉजी, चाहे पॉलिटिकल डिबेट्स हो, चाहे किसी भी तरीके की डिबेट हो, उसमें आप मुझे हमेशा इंडिया न्यूज के साथ देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है इंडिया न्यूज मेरा परिवार है, मैं उसका हिस्सा हूँ। तो दूसरा, जहां तक ये बात है कि मैं इस विधा में कैसे आई, मैं सच आपसे कहूँ, मेरे परिवार में मुझे एक संस्कार सिखाया गया कि प्रतिदिन जब आप सुबह उठेंगे तो सबसे पहले घर की बालकनी में जाके आपको माँ गंगा को प्रणाम करना है, और रात में सोते समय आखिरी चीज़ यही है कि आपको माँ गंगा को प्रणाम करना है। मैं कभी कभी लिखती हूँ तो मैंने ये बात लिखी कि जैसे जब हमारे जीवन में कोई चीज़ गलत होती है तो हम सोचते हैं भगवान मैंने कौन से पाप किए जो मेरे साथ ऐसा हुआ। ठीक इसी प्रकार जो भी थोड़ा बहुत नाम कमा पाई, इस विद्या को सीख पाई, या भारत की प्राचीन विधाओं को लेकर देश विदेश में जा पाई, तो एक ही काम अच्छा किया है कि प्रतिदिन उठकर मैंने माँ गंगा को नमन किया है। और यहाँ बैठा प्रत्येक व्यक्ति जो हरिद्वार से है, उसके पास ये सौभाग्य है कि वो माँ गंगा को देख सकता है। अब हमेशा जब मैं किसी ज्योतिषी के पास जाती थी तो ये देखती थी कि पता नहीं भगवान इन्हें कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ देता है, ये सबका भाग्य बता देते हैं। मैं एक आम सी लड़की, मुझे इस क्यूरियोसिटी ने एस्ट्रोलॉजर बनाया। प्रतीक मिश्रपुरी जी मेरे सीनियर हैं, पवन पंत जी मेरे सीनियर हैं, इन सबको सुना, बहुत कुछ पढ़ा, और अब लगभग 17 सालों का टेलीविज़न और एस्ट्रोलॉजी का करियर है। आज भी एक स्टूडेंट ही हूँ, बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ,
और ज्योतिष एक ऐसा वास्ट सब्जेक्ट है जिसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कहता है कि मैंने सब कुछ सीख लिया। दूसरी चीज अभी आपने कही थी कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, डाइवर्सिटी ऑफ चीजें हैं यहाँ पर। एक्चुअली बहुत सारी चीजें तो ऐसी नई आ गई जो मैंने कभी पढ़ी ही नहीं या हमारे शास्त्रों में, वेदों में कहीं है ही नहीं। भाई कोई कॉफी पीता है तो उसका भाग्य हम कैसे बता सकते हैं, आप ही बताइए। और एक ज्योतिषी के पास भी लोग इतने सारे सवाल लेके जाते हैं कि कई बार हमें खुद को लगने लगता है कि ये पूछना क्या चाह रहे हैं। अब एक व्यक्ति को काले रंग की गाड़ी लेनी है या सफ़ेद रंग की गाड़ी लेनी है, मेरे सीनियर्स यहाँ बैठे हैं, वास्तव में आपकी जन्म पत्रिका ये नहीं बताती, लेकिन सिर्फ आपको एक एक्यूरेट जवाब देने के लिए एक व्यक्ति ये गलत बातों भी आपको सेटिस्फाई करने के लिए आपको बताता है। तो कहीं अगर ये सब जमात दोषी है तो कहीं सवाल पूछने वाले भी दोषी हैं। एकदम सही कहा आप आज एक काम करते हैं, आपको उसमें कामयाबी मिलती है, आप फिर जाके दूसरे दिन पूछते हैं कि मैं 3 दिन बाद मैडम ये और बिजनेस में शुरू कर लूं, मेरी कुंडली देख के बताइए क्या ये मेरा अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा। आपकी कुंडली के साथ साथ आपके कर्म भी जरूरी हैं। बहुत बढ़िया। जैसे लॉकर बैंक में होता है ना, 2 चाबियां होती हैं उसके अंदर, एक आपकी चाबी एक बैंक की चाबी, इसी तरह आपकी किस्मत की चाबी और आपके कर्म की चाबी होती है। बिना दोनों चाबियां लगाए किसी की किस्मत नहीं खुलती। इसलिए सिर्फ ना ज्योतिषी दोषी है और जो व्यक्ति घर बैठा है उसका कोई भी योग, कोई भी कुंडली सचिन तेंदुलकर तभी बन सकते हो जब हाथ में बल्ला उठाओगे। घर पे बैठ के सोने से योग लिए बैठे हो सचिन तेंदुलकर बनने के, तो बन नहीं सकते। क्या बात, थैंक यू। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए भाई एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पवन जी मुझे ये बताइए, सपना जी ने तो बहुत अच्छी बात कही कि कर्म के बिना जो है ना आपको मंजिल नहीं मिलेगी। आपके पास भी बहुत सारे लोग आते होंगे, आपने जैसे एक बड़ी बात कही कि भाई हमारी जो विद्या है वो बहुत ही प्राचीन है और उसमें सब कुछ निहित है। आपने पिरामिड का मुझे उदाहरण दिया। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि हम जो ज्योतिष, हमारा जो भारत का हम इसको प्रतीक कह सकते हैं, भारत की धरोहर कह सकते हैं, आप मुझे बताइए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हम सही ट्रैक पे हैं, हमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, हमें कुछ बड़ा परिवर्तन की आवश्यकता है, मुझे आप ये बताइए और आप अपना सुझाव भी मुझे बताइए। देखिए अरविंद जी, मैं ज्योतिष के विषय में सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा जी। मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहूँगा कि अभी ज्योतिष सही ट्रैक में तो नहीं है। क्या सुझाव भी बताइए। इसका कारण क्या है? देखिए क्या होता है कि हम वेद परंपरा से भटक नहीं सकते। वेद कुछ हमें जो सिखा रहा है, आप देखिए हर घर में एक ज्योतिषी आ रहा है और इतना, अगर हम प्रारब्ध को मानते हैं ना, प्रारब्ध और कर्म का विधान है। अगर प्रारब्ध चल रहा है तो अवश्यमेव विभोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आपको अपने शुभ और अशुभ कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा, कोई ताकत नहीं काट सकती उसको। ज्योतिषी का कर्तव्य है कि उसको उस ताकत को सहने की क्षमता दे, उसको धैर्यता प्रदान करे। वो धैर्यता आप पूजन के माध्यम से, रेमेडीज के माध्यम से दे सकते हैं। लेकिन आप ये कहेंगे कि मैं बिल्कुल आपके जीवन से ये सब चीजें समाप्त कर दूंगा, तो मुझे लगता है ये अपने आपको भी सेटिस्फेक्शन करना है और दूसरे को भी सेटिस्फेक्शन करने वाली बात है। वो व्यवसाय हो जाएगा, व्यवसाय हो जाएगा। दूसरी चीज मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, भारत की जो सनातन पद्धति थी उसमें कितना साइंस था। मैं बार बार ना, मैं इस समय, क्योंकि ज्योतिषी आप और हम एक दूसरे की जन्म पत्रियां तो व्यक्तिगत भी देख लेंगे जी जी, लेकिन कभी कभी मुझे जिस मंच पे भी बैठने का मौका मिलता है तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि भारत की उस ऋषि परंपरा को सामने लाया जाए। आप देखिए हमारे जितने रिचुअल्स बने, उस रिचुअल्स में जो हमारे जो ज्योतिषी होते थे, जो धर्माचार्य होते थे, वो भगवान को जोड़ देते थे, लेकिन वो साइंस होती थी। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ। जैसे पूर्णमासी का व्रत जनरली यहाँ पर जो भी हमारे सनातन से जुड़े हुए लोग, आज देखिए आज आपने ये आयोजन भी शरद पूर्णिमा के दिन ही किया है, तो मुझे तो इंडिया न्यूज भी ज्योतिषी से कम नहीं लग रहा है, क्योंकि वो भी सही आयोजन उन्होंने मुहूर्त देख के निकाला है। जी जी। तो मैं पूर्णमासी के आधार बता रहा हूँ आपको कि आपका प्रकृति और पुरुष ये 5 तत्वों से मिलकर बना। जी। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से पुरुष, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से पृथ्वी। आपकी बॉडी में 72 से 75% जल है, ठीक है। अब आप देखिए पूर्णमासी का जो व्रत किया उसमें हमारे जितने धर्माचार्य थे उन्होंने नमक वर्जित किया।
और उसको रिचुअल बेस्ड कनेक्टेड कराया। आज तक आपको नहीं पता होगा कि आपकी माता ने बताया होगा कि पूर्णमासी का व्रत करना है और नमक नहीं खाना है, तो नमक किस लिए नहीं खाना, इस पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए था। उसके पीछे कारण जो उसके कारण, अब उसका कारण आप समझ लीजिए। आप देखिए पूर्णमासी के दिन क्या गंगा जी में ज्वार भाटा आता है? क्या स्विमिंग पूल में ज्वार भाटा आता है? क्या किसी नदी में ज्वार भाटा आता है? सिर्फ समुद्र में ज्वार भाटा आता है। इन तीनों में कहीं पे भी नमक नहीं है, नमक सिर्फ है समुद्र में। उन्होंने आपको रिचुअल बेस्ड कनेक्टेड करके आपको नमक वर्जित कराया है, क्योंकि जैसे ही नमक से आप शरीर में प्रवेश करेंगे आपकी भी बॉडी समुद्र के समान है, क्योंकि 75% जल है और उसमें भी ज्वार भाटा आएगा। ज्योतिष शास्त्र कह रहा है चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन का कारक है। आप देखिए जितने भी डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं, ये जितनी भी अवस्थाएं इस तरीके की होती हैं, वो चंद्रमासी या पूर्णमासी या अमावस्या के दिन होती है। मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूं, आप अपने जीवन में देखिएगा इसको, कि जैसे कोई रोगी हो और बहुत क्रिटिकल अवस्था में हो, तो जब अगर वो वेंटिलेटर पे है और उसकी अवस्था बहुत खराब है और अमावस्या पड़ रही है, क्रॉस नहीं करेगा, मुश्किल हो जाए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति दवाई से ठीक नहीं होता, व्यक्ति ठीक होता है अपने आत्मबल से। बहुत बढ़िया। और चंद्रमा अमावस्या के दिन चंद्रमा लोप हो जाता है, आत्मबल विहीन हो जाता है। बढ़िया। तो इसलिए वो क्रॉस ही नहीं कर पाएगा उसको। बढ़िया। पुरी साहब ये बताइए मुझे कि इन्होंने तो बहुत लॉजिकल बात ये कही कि भाई हमें जो है अपने पुरानी चीज़ों से चीज़ों को कनेक्ट करना चाहिए और उसको जो है उसका मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, उसके निष्कर्ष निकालना चाहिए। आपने भी बहुत अच्छी बात कही कि भाई आजकल क्या होता है कि हमने लैपटॉप में डाला, फटाक से देखा और आपकी कुंडली बन गई, है ना? आपको क्या लगता है क्या चेंज होना चाहिए? देखिए पहले मैं बता दूं आपको, आप मुझे पुरी कह रहे हैं, आई एम नॉट पुरी। नहीं सॉरी, एक्चुअली मैं मेरा नाम मिश्रपुरी है। हाँ मिश्रपुरी, जी 11th सेंचुरी से मेरी फैमिली मिश्रपुर गांव की रहने वाली है। अच्छा, इसलिए हम लोग मिश्र खाली प्रतीक मिश्र कहते हैं? हाँ, हम लोग मिश्रा हैं वहाँ मिश्रपुर गांव के, हम लोग मिश्रपुर गांव से। मैं प्रतीक मिश्रा कहता हूँ। चलिए ये ठीक है। दूसरी बात यह है कि जैसे आपने बताया कि अपनी पुरानी परंपरा, सनातन परंपरा की बात आपने कही कि भाई जैसे ज्वार भाटा का उदाहरण दिया, इन्होंने पिरामिड का उदाहरण दिया, आपने भी ये कहा कि भाई आजकल क्या होता है कि भाई कोई आया और लैपटॉप में डाला और उसने कुंडली बना दी। देखिए बात यह है कि जैसे समय को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि आपकी जन्म पत्री में यदि 11वें बृहस्पति बैठा हुआ है तो आपको जो है 26वें साल के अंदर आपको 100 स्वर्ण मुद्राओं की प्राप्ति होगी। ठीक है, आप अब ना स्वर्ण मुद्राएं नहीं रही ना वो अश्व रहे। लेकिन मैंने देखा कि एक की जन्मपत्री के अंदर उसकी कुंडली के अंदर जो है वो योग था, 11 बृहस्पति बैठा हुआ था, तो वहां तेरे को अश्व की प्राप्ति होगी, व्हाइट और जो है रंग के। तो उसने जो है उसके अंदर 1 हॉर्स पावर की मोटरसाइकिल खरीद ली। बहुत बढ़िया, दैट्स इक्वल, यू नो, बहुत बढ़िया। सेकेंडली, पहले जो शकट योग होता रहा, जो जन्म पत्री में होता रहा, कहते रहे व्यक्ति कोचवान होगा। शकट योग था, शकट का मतलब घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी होती। तो शकट का मतलब, अब अगर आज की जब तब देखें तो गाड़ीवान हो जा रहा है। कर्ण की जन्म पत्री में था तो वो व्यक्ति जो है अपना उसको निष्कर्ष देखते रहे। आज अगर आप उसको देखें शकट योग को तो व्यक्ति पायलट बन जाता है। बहुत बढ़िया। तो पायलट का मतलब है कि आज तो उसकी बहुत ऊंचाई के ऊपर है आज। पहले जो है एक कुंडली में योग होता था, आजकल बड़े लोग उसकी चर्चा करते हैं, उसको बोले चांडाल योग बोलते हैं। यदि बृहस्पति राहु इकट्ठे बैठे हुए हैं जिसकी जन्म पत्री में, तो व्यक्ति चांडाल प्रवृत्ति का होता है और व्यक्ति जो है समाज के लिए नहीं होता। तो बुरा मत मानना, काफी नेता बैठे हुए हैं, नेताओं की जन्म पत्री में आज वो योग विद्यमान होता है और बड़े अच्छे लीडर होते हैं। बड़े अच्छे लीडर होते हैं क्योंकि वो जानते हैं हाउ टू गवर्न द सोसाइटी। बढ़िया। हाउ टू गवर्न सोसाइटी, हाउ टू टॉक विद दिस डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। वो जानते हैं कि किस व्यक्ति से मुझे कैसे बात करनी है। बहुत बढ़िया। चलिए हम इसको ध्यान रखेंगे। सपना जी, आपसे जवाब लेके इसको खत्म करते हैं। आप क्या कहेंगी, क्या बदलाव होना चाहिए? पहले तो बहुत सारे पॉलिटिकल लोग बैठे हैं, सर ने गुरु चांडाल योग की बात करी तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं, सबके मतलब की बात है। गुरु चांडाल योग है यानी व्यक्ति कभी गुरु जैसी बात करता है, बड़ी अच्छी इंटेलेक्चुअल बात करता है, और कभी ऑल ऑफ सडन चांडाल जैसा यानी गुस्से वाला बिहेवियर हो जाता है। मुझे लगता है ज्योतिष में भी बहुत सारी चीज़ों के बदलाव की ज़रूरत है। आज का जो समाज है, आज की जो नेसेसिटी है, आप हर समय गुरु बन के नहीं रह सकते। गुरु चांडाल योग में कहते हैं कि व्यक्ति जरूर पर स्त्री के साथ संपर्क में आता है, अधिकांश समय बिताता है, व्यसनों की तरफ जाता है। पर मुझे लगता है सालों में जब सामाजिक परिवेश बदला है, आज हर एक व्यक्ति वर्किंग है, ऑफिस में है, आपके साथ मेल फीमेल कलीग्स भी होते हैं, आपकी पार्टीज भी होती हैं, आपकी सारी चीज़ें होती हैं। तो इस ज्योतिष को भी थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है
और मेरे साथ मेरे देश के प्रकांड विद्वान बैठे हैं, इनसे ही गुजारिश है भाई थोड़ा सा बैठ के कुछ चेंजेस लाइए, कुछ बदलिए। और अब मुझे लगता है कि आप लोग सारे लोग मिलके बदलेंगे और वो बदलाव हमें आने वाले दिनों में नजर आएगा जब हम लोग अपना अगला कार्यक्रम करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। अपनी बात को गंगे माँ के लिए एक बात कह के अंत करना चाहूंगी जी, जी। कि हम सभी लोग हरिद्वार के निवासी हैं, माँ गंगा के किनारे रहते हैं, तो 4 शब्द गंगा माँ के लिए कि हर एक खोने हर एक पाने में तेरी याद आती है। मैं जब भी कहीं विदेश जाती हूँ तो ये बात मेरे मन में आती है कि हर एक खोने हर एक पाने में तेरी याद आती है, नमक आंखों में घुल जाने में तेरी याद आती है, और तेरी अमृत भरी लहरों को क्या मालूम गंगा माँ, मुझे समंदर पार वीराने में तेरी याद आती है। तो कहीं भी जाइए इस हरिद्वार को मत भूलिए, ये आपका शहर है और गर्व कीजिए कि आप हरिद्वार से हैं। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि हरिद्वार से दुनिया भर के लोग आते हैं, ढेर सारी आस्था लेके आते हैं, लेकिन आप गंगा में आइए, नहाइए, लेकिन उसको गंदा मत करिए, क्योंकि वो आपकी जीवन रेखा है। अगर वो नहीं रहेगी तो शायद आप भी नहीं रहेंगे। ये ध्यान रखिए, क्योंकि वो हैं तो आप हैं, ये याद रखिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, कपड़े उसमें छोड़ के चले जाते हैं, प्लास्टिक छोड़ के चले जाते हैं, और बार बार उनको बताया जाता है कि गंगा को गंदा मत करिए। वो आपकी माँ है, जैसे आपकी माँ की घर में आप कद्र करते हैं, वैसे गंगा माँ की कद्र करिए, तभी शायद आपकी ज़िंदगी बचेगी और दुनिया खुशहाल होगी। थैंक यू। जल्दी हम अगले सेशन में लौटेंगे, तब तक आप सभी लोग देखते रहिए इंडिया न्यूज़।